नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, सुधार आंदोलनों को हमने देखना शुरू किया था और ये जो सुधार आंदोलन है इसमें हमने प्रेरित करने वाले जो इनके कारक थे, मतलब सुधार आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो भी कारक थे उन्हें देखा था। उसके साथ साथ हमने ये देखा कि भारत की जो उपनिवेशी शासन की उपस्थिति है, मतलब भारत के अंदर जो उपनिवेशी शासन की उपस्थिति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे भारतीय समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको आप देख रहे थे। यथा भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा, ये सब चीजें दिखाई दे रही थी। और मूर्ति पूजा थी, महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, ये सब कुछ हमने पीछे देखा था। अब आगे चलते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें यहाँ से देखिएगा, मतलब सामाजिक आधार पे एक परिवर्तन आता है, साथ ही साथ बौद्धिक आधार पे परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन जो है ये प्रेरित करने वाले कारक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो प्रमुख कारक है उनको देखना शेष है। तो देखिए, जो प्रमुख कारक है उसमें पहला तो ये होता है कि महिलाओं की दशा में सुधार आता है, महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार आता है। और कौन कौन से इसमें इस प्रकार के बदलाव थे जो कि निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी थे। तो आप जानते हैं कि पर्दा प्रथा, मतलब घूंघट वाली जो प्रथा होती थी। इसके अलावा बाल विवाह, बचपन में ही लड़कियों को पकड़कर विवाह कर दिया जाता था। शिक्षा का अभाव, पढ़ाने लिखाने से कोई ताल्लुक नहीं होता था। पैदा हो गई लड़की तो उसके बाद चलो बोझ है और जितने समय तक रहेगी घर का काम करेगी, उसके बाद फिर जल्दी हटाओ। हटाने का मतलब यह है कि 10 वर्ष की अवस्था से पहले ही, मतलब उसके युवा होने से पहले ही पिता उसे गोद में बैठा के फेरे दिलवा देता था, यानी कन्यादान कर देता था। उसके बाद विवाह की जो परंपराएं थी उसमें काफ़ी शोषण होता था, अर्थात पहले के ज़माने में लड़कियां जो हैं वो ससुराल जाती थी और उसके बाद फिर वहाँ पे उनके साथ पूरा शोषण ही होता था। उसके बाद तलाक को देखेंगे आप, तलाक की जो परंपरा थी वो भी थी। संपत्ति के अधिकारों में असमानता थी, बेटा ही संपत्ति का पूरा एकदम सर्वे सर्वा होता था, बेटी के पास कोई संपत्ति का राइट नहीं होता था। मतलब ना तो उसके पास अपने पिता की संपत्ति होती थी, पिता की संपत्ति में वो हकदार होती थी, और ना ही अपने पति की संपत्ति में हकदार होती थी। ये भी बात है, आज के समय की तरह नहीं था। मतलब ससुराल गई तो वहाँ पे जो उसके पति की संपदा या उसके ससुराल सास ससुर की संपदा है उसका पूरा उत्तरदायित्व या उसका पूरा जो अधिकार था वो उसके बेटों के पास होता था, मतलब उस महिला के पुत्र के पास होता था। इस प्रकार से था, उसमें माता का कोई हिस्सा या शेयर नहीं था। इसके बाद बहुपत्नी प्रथा, ये बंगाल और बिहार में जो जमींदार लोग थे वो बहुत ज़्यादा इसको एकदम बुरे तरीके से यूज़ करते थे। मतलब होता ये था कि जैसे एक जमींदार है, खासतौर पे बंगाल वाले क्षेत्र में ये ज़्यादा फैला हुआ था। एक जमींदार है तो वो वंश वृद्धि के लिए, मतलब चाहता था कि खूब उसके ढेर सारे पुत्र पैदा हो, और ऐसे में जब पुत्रियां पैदा होने लगती थी तो वो दूसरा विवाह कर लेता था। फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, और कभी कभी तो ऐसा होता था, मतलब संयोग होता था कि 70-80 बीवियां हो जाती थी और जमींदार की अवस्था भी उसी हिसाब से होती थी। ये होता था, मतलब ये सुनने में थोड़ा सा अविश्वसनीय लग रहा है कि 70 पत्नियां कैसे हो सकती हैं, लेकिन ऐसी भी परंपराएं और कथाएं सुनने के लिए मिलती हैं। और इसमें स्थिति ऐसी होती थी कि जमींदार जो है वो 80 साल का एक वृद्ध व्यक्ति है और उसकी जो सबसे बाद वाली पत्नी है वो 10 वर्ष की एक बच्ची है, मतलब बीच में 70 साल की उम्र का फासला होता था। तो आप समझ लीजिए कि उस लड़की के साथ किस तरह की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाती होंगी। और उसके बाद होता यह था कि 80 साल का मनुष्य कितने दिन तक जीवित रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जब इसका देहांत होता था तो उसके बाद ये 10 साल की जो अबोध बालिका थी ये भी विधवा कहलाती थी। और विधवाओं के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता था, मतलब पशुवत बर्ताव भी कहना सही नहीं रहेगा, पशु से भी गिरा हुआ बर्ताव किया जाता था। इन्हें सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए विवश किया जाता था, रंगीन कुछ भी ये नहीं पहन सकते, आभूषण नहीं पहन सकती थी, सिर के जितने बाल होते थे वो सब उतार लिए जाते थे, मतलब मुंडन कर दिया जाता था। उसके अलावा जो भी घर के सदस्य होते थे उनके जूठी थाली में जो जूठन बचा रहता था वो इनको खिलाया जाता था, मतलब ये एकदम से बढ़िया भोजन नहीं कर सकती। उसके अलावा किसी भी सांस्कृतिक समारोह या उत्सव वगैरह में ये शामिल नहीं हो सकती हैं, इनके पास कोई अधिकार नहीं होता था और ज़मीन पर इन्हें सोना पड़ता था। हंसना एकदम से वैलिड नहीं था, हंसेंगी तो उसके लिए मार पड़ती थी। तो ये सब विधवाओं के साथ बर्ताव होता था। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह का जो यहाँ पे सुधार होता है ना, मतलब प्रबंधन किया जाता है, ये इसी वजह से किया जाता है, मतलब अंग्रेजों के द्वारा ये प्रयास किए जाते हैं। हालांकि इसमें भारतीय समाज सुधारक इनका भी योगदान था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसको कानून बना के रोकने का प्रयास किया। और कानून एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो बात ऐसे लोग नहीं सुनते हैं वो कानून में अधिनियम बना दीजिए तुरंत सुनेंगे, डर के मारे सुनेंगे। तो यहाँ पे सरकार कानून बना के सती प्रथा को रोकती है, ठगी प्रथा को रोकती है, नर बलि को रोकती है, जो बालिका शिशु हत्या होती थी उसको रोकती है। साथ ही साथ जो विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, यहाँ आप देख रहे हैं ना महिलाओं की स्थिति में सुधार, लेकिन निम्न स्थिति के कारक देख रहे हैं आप। तो विधवा पुनर्विवाह पे प्रतिबंध लगा हुआ था तो उसको क्या किया, अंग्रेज सरकार ने हटा दिया। और यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इस प्रकार के बहुत सारे समाज सुधारक थे जिनका की योगदान है। इसके बाद सती प्रथा थी। सती प्रथा एक अपने आप में खुद ही नृशंस चीज़ थी। हम लोग देखते हैं कि पद्मावती जो है वो जौहर कर लेती। अब जब ये दृश्य जो है ये सिनेमा हॉल में दिखाया जाता है तो लोग एकदम से बढ़िया भावनाओं से ओतप्रोत हो जाते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि इतनी सारी निर्दोष स्त्रियां जलने के लिए विवश क्यों हो गई। तो ऐसी स्थिति उस सती के साथ भी होती थी जिसको कि यहाँ जबरी आग में झोंक दिया जाता था। मतलब उसका पति मरा तो पति के मरने का दुख तो उस महिला को होता ही था।
और उसके पीछे उसे सजाया धजाया जाता था जबरी, और उसके बाद उसे ले जाकर आग में झोंक देते थे। वो खुद नहीं जाना चाहती थी, खुद कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन वो ऐसा करते थे। और करने वाले लोग कौन होते थे? उसके परिवार के या धर्म के ठेकेदार होते थे, जो कि सती माता की जय वाला नारा लगाते हुए, उसकी चीख चिल्लाहट पर ध्यान न देते हुए उसे अंदर झोंक देते थे। और ऊपर से नारियल और कपूर बरसाया जाता था, ताकि वो नारियल की चोट और लकड़ियों का जो आघात है उससे उठकर खड़ी न हो जाए और भाग न जाए। चारों ओर से लोग घेरे रहते थे, तब तक घेरे रहते थे जब तक कि वो जलकर उसमें खत्म नहीं हो जाती थी। तो ये सब प्रथा थी, और इसको जब दूर किया गया तो महिलाओं की दशा में कुछ सुधार आया, लेकिन जितना आना चाहिए वो अभी भी नहीं आया। इसके बाद सुधार के कुछ सहयोगात्मक कारक आप यहाँ देखेंगे तो समाज सुधार आंदोलन था, ये आप देख रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन है, विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है, नेतृत्व है। स्वतंत्रता का जो यहाँ पे पूरा संघर्ष होता है, उसके बाद भारत में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, और संविधान के द्वारा बहुत से अधिकार दिए जाते हैं जो कि राहत देने वाले। इसके बाद महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो वर्तमान संविधान है सिर्फ उसी का नहीं, पीछे से देखेंगे। और पीछे से हम लोग देखेंगे पहले 1829 से। 1829 का जो समय था, यहाँ आप देखिए 1829 का जो समय था, बंगाल रेगुलेशन एक्ट पारित होता है, और इसमें सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में राजा राम मोहन राय का भी इसमें प्रयास था, और दोनों के साझा प्रयास से ये सफल होता है। उसके बाद देखिए 1795 से लेकर 1804, मतलब 1795 और 1804 बंगाल रेगुलेशन एक्ट एक बार फिर से आता है, और इसके तहत बाल हत्या को जुर्म घोषित कर दिया गया। दंड और जुर्माने का प्रावधान था। अच्छा, बाल हत्या क्यों होती थी? बाल हत्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो आवश्यकता इसलिए पड़ गई, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, क्योंकि जो बच्चे पैदा होते थे उसमें कुछ लड़के होते थे और कुछ लड़कियां होती थी, और पहले के समय में सोनोग्राफी का सिस्टम नहीं था कि जन्म से पहले ही लिंग का निर्धारण कर लिया जाए, नहीं तो गर्भपात करवा देते। लेकिन यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता था तो मालूम हो गया कि लड़की पैदा हुई है, उसके बाद तुरंत उसका जो क्रियाकर्म है वो निश्चित हो जाता था। जो दाइयाँ होती थी, मतलब बच्चे पैदा करवाने वाली जो वहाँ पे महिलाएं होती थी, जिन्हें आप मिडवाइफ कह सकते हैं वर्तमान में, तो वो क्या करती थी कि कन्या शिशु को ले जाती थी, और उसके बाद उसके गले पर ऐसे पाटा रखकर चढ़ जाती थी, और तब तक उसे चढ़ी रहती थी जब तक कि उसकी सांसें नहीं टूट जाती थी। या ऐसे नहीं मारना होता था तो एक लकड़ी का पूरा कठौता होता था, यानी टब होता था, उसके अंदर पानी भर के, गर्म पानी भर के, और उसी में उस बच्ची को डुबो देती थी। गर्म पानी से मर जाती थी, या फिर फेफड़ों में पानी भर गया उससे मर जाती थी, या फिर ऐसे भी नहीं करते थे तो अफीम खिला देते थे, अफीम का ज़्यादा डोज दे देते थे, वो सोई रह जाती थी हमेशा के लिए। इस प्रकार से होता था। तो ये सब जो बालिका हत्या होती थी और नरबली होती थी, इन सब पे रोक लगाने का काम किया गया। फिलहाल महिलाओं के लिए हम लोग देख रहे हैं तो महिलाओं वाला ही देखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, मतलब कानून बनाकर हिंदू जो विधवाएं होती थी उनकी दशा सुधारने का प्रयास किया गया। और जो 1857 का रिवॉल्ट था, उसमें एक कारण ये भी था, मतलब विद्रोह करने का एक कारण ये भी था कि अंग्रेज जो थे वो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। अब बताइए जरा कि इस प्रकार का हस्तक्षेप ये विद्रोह करने लायक है या तारीफ करने लायक है? तो अंग्रेजों ने कुछ काम बहुत अच्छे किए, केवल कुछ काम, मतलब अगर आप प्रतिशत में देखना चाहें तो 75% तो जुल्म ही किया है, शोषण किया है, लेकिन 25% कुछ बेहतर काम किए हैं जो कि हमें आज भी आधार देते हैं और तारीफ करनी चाहिए उनकी। तो यहाँ डलहौजी का ये प्रयास था, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो आता है। इसके बाद 1891 का जो सम्मति आयु अधिनियम है उसे आप देखेंगे तो विवाह की जो आयु पहले से तय थी या तय ही नहीं थी, जब मनाया तभी कर देते थे, तो वो एक जो न्यूनतम आयु है उसको निर्धारित किया गया। उसके बाद 1930 का शारदा एक्ट है, तो 1900 के बाद तो स्थितियां काफ़ी हद तक बदल जाती हैं, मतलब एकदम से सुधर तो नहीं जाती लेकिन बदलाव आता है। तो 1930 का जो शारदा एक्ट है यहाँ आप देख रहे हैं, इससे भी विवाह की जो आयु है वो डिसाइड की गई, मतलब 18 और 14 वाला जो सिस्टम था उसमें। इसके बाद 1954 आज़ादी के बाद 1954 का हिंदू विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, मतलब तलाक वाला जो कानून था वो, और साथ ही साथ विवाह से संबंधित जो नियम कायदे हैं वो आते हैं। इसके बाद 1956 हिंदू दत्तक और प्रबंध अधिनियम, मतलब दत्तक लेने वाला जो सिस्टम था उस पर ये कानून आता है। हिंदुओं द्वारा गोद लेने और पालन भत्ता देने संबंधी जो अधिनियम थे वो दिखाई देते हैं। उसके बाद 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम जो है उसे आप देख रहे हैं। 1976 में आप देखेंगे समान पारिश्रमिक। इससे पहले क्या होता था, महिलाएं चाहे जितनी मेहनत कर ले उनको बराबर मजदूरी नहीं मिलती थी। अब आज के समय में क्या है, आप लिंग के आधार पे या मतलब जो आयु है उसके आधार पे जो वेतन भत्ता है उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब जितना वेतन आप पुरुष कर्मचारी को दे रहे हैं उतना ही महिला कर्मचारी को भी देना चाहिए, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। तो ये सब प्रावधान किए गए। उसके बाद देखिए 1978 का बाल विवाह निषेध जो संशोधित अधिनियम है उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 1956 का जो संशोधन था, माफ कीजिएगा 1956 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया 1986 में, ये संशोधित हुआ है, यहाँ ध्यान देना है आपको। महिलाओं और लड़कियों का अनैतिक शोषण और निषेध अधिनियम जो था उसमें यहाँ पे कुछ कानून जो है वो और जोड़े जाते हैं। 1961 में क्या होता है, 1961 का जो यहाँ पे दहेज निरोधक अधिनियम था उसमें फिर से एक बार संशोधन किया जाता है 1986 में, यानी 1986 में। ये कुछ चीज़ें हमने लगातार देखी। अब इसके बाद यहाँ तक तो हमने महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं के उत्थान के लिए जो प्रयास किए गए थे उन सबको देखा। अब इसके बाद चलते हैं आगे, और आगे हम देखने वाले हैं इसमें जाति आधारित जो शोषण होता था। जाति के आधार पर भी बहुत शोषण होता था पहले के समय में, यानी जो हमारा प्राचीन समाज था
वहां अगर देखा जाए तो दो ही चीज़ों के साथ ज़्यादा भेदभाव होता था, मतलब दो वर्गों के साथ। एक तो महिलाएं थी और दूसरा इस प्रकार के लोग थे जिन्हें कि निम्न वर्ग कहा जाता था। मतलब जो 4 वर्णों में बटा हुआ समाज था, उसमें से जो ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी शुरुआती जो 2 वर्ण होते थे, वो तो अपने आप को एकदम से ऊंचा मानते थे, और जो इनके बाद वाले होते थे, खासतौर पर वैश्य और सबसे बेकार स्थिति इसमें शूद्रों की थी, इनको एकदम से अछूत माना जाता था। तो इस प्रकार के जो लोग होते थे, इनका बहुत मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता था, इनसे बेगारी करवाई जाती थी, इनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। ये सार्वजनिक स्थानों पर जो जहाँ पे इस प्रकार के अभिजात्य लोग होते थे, वहाँ पे जा नहीं सकते थे। जो सार्वजनिक मंदिर होते थे, वहाँ पे देवता की मूर्ति को ये स्पर्श नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू होता है। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखिए तो जो सार्वजनिक कुएं होते थे, उससे ये पानी नहीं पी सकते थे। इस प्रकार का बर्ताव होता था। तो उपनिवेशी शासन का प्रभाव यहाँ देख रहे हैं आप। उसके अलावा सामाजिक सुधार आंदोलन है, ये सब कारक है जिसके कारण जातीय कठोरता में कमी आती। मतलब जाति व्यवस्था पहले से ही बहुत ज़्यादा जटिल थी, अभी उसमें कमी आ रही है। तो कमी क्यों आ रही है? कमी इसलिए आ रही है क्योंकि उपनिवेशी शासन का यहाँ प्रभाव दिखाई दे रहा है। सामाजिक सुधार आंदोलन लगातार चल रहे थे, उसका काफ़ी फायदा होता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से राष्ट्रवादी भावनाओं का एक बार फिर से संचार होता है। तो ये जो जाति पाति की बातें हैं या जाति धर्म का भेदभाव है, ये पीछे हो जाता है। हालांकि जाता नहीं है, ये बाद में जहर साबित होता है, लेकिन फिर भी। उसके बाद अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी का आंदोलन या अंबेडकर का जो प्रयास था, उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं और जोड़ना चाहिए। दलित जातियों में शिक्षा का प्रसार करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। और उसके बाद जब देश आज़ाद हो जाता है तो पूछना ही क्या, फिर तो संविधान लागू होता है। संविधान में पर्याप्त मात्रा में प्रावधान किए गए। इसके बाद अब सारांश को देखिए, समरी देखना आवश्यक होता है। तो समरी में हम लोग क्या देखेंगे? हिंदुओं के सुधार आंदोलन, और हिंदुओं के जो सुधार आंदोलन है उसमें आप देखिए बंगाल क्षेत्र को क्षेत्र के हिसाब से दिया हुआ है। बंगाल क्षेत्र में राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज ये पूरा था। मतलब इसमें पुनर्जागरण वाला जो पूरा दौर था वो दिखाई देता है। एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, और जितने भी पाखंडी चीजें थी उनका विरोध किया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर और तत्वबोधिनी सभा, ये चीजें, केशव चंद्र सेन और भारत का ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इसके अलावा हेनरी विवियन डिरोजियो और यंग बंगाल आंदोलन, ये भी काफी कट्टर और सक्रिय नेता थे, युवा थे। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये समाज सुधारक थे ही, और इन्होंने जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा और उनके जो उनका सामाजिक उत्पीड़न होता था उसको दूर करने का काफी प्रयास किया था। इसके बाद आप पश्चिमी भारत की ओर चलिए। पश्चिमी भारत का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम देखेंगे बाल शास्त्री जाम्बेकर को, ये आप देख रहे हैं, और इसके नीचे आप देखिए विद्यार्थियों की शैक्षणिक और वैज्ञानिक समितियां। उसके बाद परमहंस मंडली है, ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज है, गोपाल हरि देशमुख का लोकहितवादी वाला जो क्षेत्र है वो। उसके बाद लोकहितवादी इनकी टाइटल भी थी, उसको भी आपको ध्यान देना है। गोपाल गणेश अगरकर इस क्षेत्र में सक्रिय थे। साथ ही साथ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये वाली है। तो ये पश्चिम भारत क्षेत्र में जो समाज सुधार के प्रयास हो रहे थे, यहाँ पे जातिगत सुधार और साथ में जो समाज सुधार होता था उसके प्रयास हो रहे थे, वो आप देख रहे हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में चलते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो पहला तो आपको नारायण धर्म परिपालन आंदोलन दिखाई देता है, ये देख रहे हैं। इसके अलावा वोक्कालिगार जो संघ था उसका प्रयास है। न्याय आंदोलन है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। आत्मसम्मान आंदोलन है, और मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये पीछे जिक्र किया गया है कि मंदिर प्रवेश वाला जो आंदोलन है वो शुरू होता है। मतलब अछूतोद्धार का यहाँ प्रयास किया जाता है। जो निम्न तबका था घोषित तौर पर, उसको मंदिर में घुसने की परमिशन नहीं होती थी। वो बाहर से जो वेद पुराण था उसको सुन सकते थे और देवता की मूर्ति को दूर से देखकर दर्शन कर सकते थे, और वो भी तब जब बाकी लोगों की भीड़ वहां पर नहीं हो, अकेले एकांत रहे तब। वो देवता को छू नहीं सकते, भगवान का चरण स्पर्श नहीं कर सकते, उन्हें दंडवत नहीं कर सकते। तो ये कितनी बुरी बात है। मतलब जो भेदभाव ईश्वर ने नहीं पैदा किया, वो मनुष्य पैदा कर रहा है और खुद को खुदा समझ रहा है। तो इससे बुरा क्या हो सकता है? तो इसीलिए मंदिर प्रवेश आंदोलन चलता है। संपूर्ण भारत में क्या होता है? तो संपूर्ण भारत स्तर पर अगर देखा जाए तो विवेकानंद का प्रयास है। इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस का प्रयास था ही, लेकिन अपने गुरु के प्रयासों को ये रामकृष्ण मिशन के रूप में सामने लाते हैं और बड़े स्तर पर यही करते हैं। उसके बाद दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को आप देख रहे हैं। थियोसॉफिकल आंदोलन को आप देख रहे हैं। असल में देखिए जो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की बात है, तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि रामकृष्ण मिशन या जो भी प्रयास यहाँ पे विवेकानंद ने किए वो अपने गुरु के बताए रास्तों पर ही किए। और विवेकानंद का जीवन काल तो छोटा सा था, बहुत ज़्यादा इनकी तो उम्र थी नहीं, कुछ ही समय बाद इनका स्वर्गवास हो जाता है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस की जीवन उनका लाइफ स्पैन है या टाइम पीरियड है वो लंबा है। तो उन्होंने खुद अपने स्तर पर प्रयास क्यों नहीं किया? वो क्यों काली मंदिर में बैठकर भजन करते रह गए? तो देखिए वो साधक थे, साधना करते थे, सन्यासी थे। उनका काम नेतृत्व करना नहीं था, नेतृत्व का गुण रखने वाला एक शिष्य उन्हें चाहिए था, ये उनकी आवश्यकता थी। वो बहुत अच्छे गुरु थे लेकिन एक लीडर नहीं थे, वो एक संत थे। और ऐसे में वो एक ऐसे युवक या ऐसे व्यक्ति को तलाश रहे थे जो कि इस पूरे समाज को एक दिशा दे सके, यानी नेता बन के आगे आगे चले और रास्ता दिखाए। और ऐसा जो व्यक्तित्व है, ऐसा गुण इन्हें नरेंद्र के अंदर दिखाई देता है, यानी विवेकानंद के अंदर। तो ये पूरा सिस्टम है, ठीक। इसके बाद थियोसॉफिकल आंदोलन ही है, मतलब इसकी स्थापना तो बाहर विदेश में होती है, लेकिन बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पर शिफ्ट हो जाता है, मद्रास क्षेत्र में अड़यार नाम के स्थान पे। तो मैडम ब्लावस्की और कर्नल अल्कार्ट जो है इसकी स्थापना करते हैं।
लेकिन बाद में एनी बेसेंट इसकी सर्वे सर्वा बन जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं तो इसमें मुसलमानों का जो सुधार आंदोलन है वो आपको दिखाई देगा। इसमें वहाबी और वलीउल्लाह आंदोलन पहले नंबर पे है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद अहमदिया आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन इसमें देख लीजिएगा, सर सैयद अहमद खां का, और देवबंद आंदोलन है। ये सब मुस्लिमों के सुधार आंदोलन है। इसमें से कुछ जो आंदोलन है वो मुस्लिमों के पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं, और दूसरी ओर कुछ जो है वो एकदम से परंपरागत ज्ञान जो है उस पर बने रहने और इस्लाम की जो मूलभूत धारणाएं हैं उसको मानने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इनकी धाराएं अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? सुधार करना। इसके बाद पारसियों में सुधार आंदोलन, तो रहनुमाई मस्जिद आसन सभा ये। उसके बाद आप सिखों के सुधार आंदोलन को देख रहे हैं, तो सिंह सभा आंदोलन है, अकाली आंदोलन है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। असल में जब ये लगने लगा कि पाश्चात्य संस्कृति जो वेस्टर्न कल्चर है वो यहाँ पर आकर हमारी जो पूर्वी सभ्यता है, हमारी जो पौरस्त्य सभ्यता है, हमारा जो प्राचीन दर्शन है उसको कुचलने का प्रयास कर रहा है, हमारी अस्मिता पर ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ये करने वाले अंग्रेज हैं। तो ऐसे में हमें अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको पहले दूर करना होगा, तब जाकर इनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी होगी, तो हमारी आवाज़ भी बुलंद होगी। पहले अपने अंदर के दुर्गुणों को दूर किया जाए, और इसीलिए ये सुधार आंदोलन चलते हैं। एकता ले आना, एकजुट करना लोगों को, ये इसका उद्देश्य था। इसके बाद आगे चलते हैं। एक बात और थी कि अंग्रेज जो थे वो धार्मिक आधार और जातिगत आधार पे भी भेदभाव पैदा करने में नहीं चूकते थे। तो अब जो आंदोलनकारी थे या लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, वो इस बात को समझ गए थे कि अंग्रेज किस आधार पर फूट डालते हैं, तो उस आधार को ही नष्ट कर दिया जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगर बढ़ा जाए तो इसमें आपको दिखाई देगा सुधार आंदोलनों का जो सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। सारे प्रभाव तो सकारात्मक ही थे, नकारात्मक इसमें कुछ भी नहीं था। तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की जो अवधारणा है उसका विकास होता है, मतलब व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है और समानता है उसका जो पूरा यहाँ पे सिस्टम है, हाइपोथेसिस है, वो डेवलप होती। इसके साथ साथ पूजा का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। भगवान के मंदिर में दर्शन करना, भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना, प्रार्थना करना, जब मनाए तब दर्शन करना, ये सब अधिकार हर व्यक्ति के पास है। मध्य वर्ग में सांस्कृतिक महत्व की स्थापना होती है। मानवतावादी और तर्कवादी जो दृष्टिकोण है वो विकसित होता है। शिक्षा विशेष रूप से पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार होता है, ये भी एक अच्छी बात है। पाश्चात्य शिक्षा बुरी नहीं है, न पूर्वी शिक्षा बुरी है। बुराई ये है कि आप एक स्थान पर ठहर जाइए, उससे आगे आप बढ़ना ही न चाहें। आप कहें कि यही हमारी संस्कृति है, हम इस दायरे से बाहर नहीं जाएंगे, ये मूर्खता है। संस्कृति ये नहीं कहती है कि आप एक स्थान पे अपने पैर में बेड़ियां डालकर बैठ जाइए और अपने आंख कान बंद कर लीजिए, बाहर की बातों को सुनिए ही नहीं। अगर ऐसा रहा तो फिर आप कुएं के मेढक बन जाएंगे और विकसित नहीं हो पाएंगे। और ये चीज़ जो है यहाँ पे दिखाई देती है, कुएं के मेढक जो पहले लोग बने हुए थे वो बाहर निकलकर इस पश्चिमी शिक्षा से भी सीखते हैं और आधुनिक चीज़ें जो है उन्हें आत्मसात करते हैं, जो कि डेवलपमेंट में योगदान देती। इसके बाद देखिए, भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक पृथक्करण की जो समाप्ति है वो यहाँ पर हो जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए कुछ चीज़ें और हैं। तो इसमें देखिए, अभी तो कहा ये गया कि सकारात्मक प्रभाव ही है, लेकिन सकारात्मक के अलावा कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी थे। तो इंटरेस्टिंग है, नेगेटिव इफेक्ट इसमें क्या हो सकते हैं ये देखना आवश्यक है। फिलहाल तो सामाजिक कुरीतियों का अंत होता है, पहली चीज़। ठीक, जो सामाजिक सुधार आंदोलन है उससे समाज के अंदर जो बुराइयां थी मैक्सिमम उसमें से खत्म हो जाती है। जैसे सती प्रथा है या विधवाओं के साथ जो बुरा बर्ताव होता था, इसमें काफ़ी कमी आती है। इसके बाद राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। जब आप एकजुट होंगे, अपने निजी मामलों से ऊपर उठेंगे, तब आप राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, और राष्ट्र के बारे में जब एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे सोचने लगे तो राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की जो भावना है वो प्रबल होगी, और वही हुआ। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी होता है। नकारात्मक प्रभाव क्या है, जरा देख लेते हैं। संकुचित सामाजिक आधार, ये प्रभाव नहीं है, ये तो हमारी कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से ये आंदोलन उतना सफल नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। तो संकुचित सामाजिक आधार, सांस्कृतिक जो पहलू हैं या चुनिंदा पहलू हैं उन्हीं को ज़्यादा ध्यान दिया गया और अन्य क्षेत्रों को उपेक्षित किया गया। तो ये तो नीति निर्माताओं की कमियां हैं जिन्हें कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये सुधार आंदोलन का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। सुधार आंदोलन के अंदर जो कमियां हैं वो हैं, ये प्रभाव नहीं कहा जा सकता, ये उसकी कमियां हैं। मतलब इस आंदोलन को नेतृत्व देने वाले जितने भी नेता थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या पारसी हो या जो भी हो, मतलब उनके अंदर ये कमियां थी कि वो नीति ढंग की नहीं बना पाए। कुछ क्षेत्र विशेष था जहां पे वो सिकुड़े रह गए, उससे बाहर का जो व्यापक दायरा है उसको नहीं देख पाए, ये सबसे बड़ी कमी थी। तो वही दिया हुआ है। प्राचीन भारतीय संस्कृति को अत्यधिक महत्व दिया गया, मध्यकालीन ऐतिहासिक संस्कृति की उपेक्षा की गई। उसके अलावा व्यक्तिगत धर्म की श्रेष्ठता और महत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। प्राचीन संस्कृति की व्याख्या में समाज की कुछ जातियों की उपेक्षा की गई और जातिवादी व्यवस्था यहाँ से फिर से उग्र हो जाती है। उसके बाद सांप्रदायिकता के उद्भव और विकास में अप्रत्यक्ष योगदान यहाँ से दिया जाता है। जब आप किसी एक धड़े को एकदम से नेग्लेक्ट कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे और दूसरे वाले को एकदम से ऊपर पुंगी पर चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे असमानता पैदा होगी, और असमानता पैदा होगी तो सांप्रदायिकता असमानता से ही जन्म लेती है। ठीक, यहाँ तक आपने देखा। तो सुधारवादी आंदोलन का ये नकारात्मक प्रभाव नहीं है, बल्कि उसकी कमियां हैं। प्रभाव इसका नकारात्मक नहीं था। सुधारवादी आंदोलन है तो सकारात्मक ही प्रभाव होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे अगर आप देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा स्वतंत्रता का संघर्ष, जो कि अब शुरू हो रहा है। तो इससे पहले क्या चल रहा था, इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? इससे पहले हम लोग बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे। पीछे जो आप देख रहे हैं ना, अभी युद्ध का मैदान सजाया जा रहा था। अब यहाँ पर स्थिति यह है कि आमने सामने, मतलब
अगर महाभारत के युद्ध से इसकी कंपैरिजन किया जाए तो एक तरफ कौरव सेना और दूसरी तरफ पांडव सेना यहाँ पे डट चुकी है और युद्ध का मैदान एकदम सजा है, बस आक्रमण शब्द बोलने की देर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास कैसे हुआ, मतलब उदय कैसे होता है, कैसे लोगों के मन में ये आती है, वो दिया हुआ है। तो देखिए जरा, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारक। इसमें देखिए भारत और उपनिवेशी शासन के हितों में विरोधाभास, मतलब उपनिवेशी शासन जो था और भारत के निजी हित जो थे वो आपस में टकरा रहे थे। यहाँ पर समस्या ये थी कि अंग्रेज पहले से ही शोषण कर रहे थे और अब ये बात लोगों को पता चल गई थी। पहले तो मालूम नहीं था, तो सोए हुए थे लोग, मतलब अंग्रेजों को राजा समझते थे, लेकिन बाद में ये मालूम होता है कि अंग्रेज हमसे गुलामी करवाना चाहते हैं। ये हमें अपना नौकर या नौकर से भी बदतर चीज बनाकर हमसे सिर्फ और सिर्फ फायदा लेना चाहते हैं, हमारे देश को विपन्न बनाना चाहते हैं, गरीब बनाना चाहते हैं। तो जब ये चीज पता लगती है तो विरोधाभास, यहाँ पे टकराव पैदा होता है। और ये टकराव जब आप देख रहे हैं ना यहाँ स्वतंत्रता संघर्ष, तो उसके आगाज के साथ और ज्यादा मजबूत और प्रबल हो जाता है। इसके बाद भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक तथा आर्थिक एकीकरण होता है। ठीक, ये आपने देखा, तो यहाँ पे 3 तरह के एकीकरणों की बात की गई है। एक तो प्रशासनिक एकीकरण होता है, दूसरा राजनीतिक होता है और तीसरा आर्थिक होता है। ये 3 प्रकार के यहाँ पे जो एक तरह से एकता है वो दिखाई देती है। पाश्चात्य शिक्षा और जो चिंतन था उसका प्रभाव दिखाई देता है। मतलब पहले तो हमारा जो पूर्वी दर्शन था, वैदिक दर्शन था, वही रहता है, लेकिन उसमें अभी पश्चिमी दर्शन जो है वो भी घुलने मिलने लगता है, तो उसका प्रभाव दिखाई देता है। प्रेस और समाचार पत्र की भूमिका ये 1857 के बाद से, मतलब 1857 के तुरंत बाद तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद से बढ़ जाती है। और ये धीरे धीरे करके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समय है, यानी 1885 वाला जो दौर है, वहां तक आते आते काफी हद तक सक्रिय हो जाती है और ये आगे और तेजी से चलती है। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए भारत के अतीत का पुनरुत्थान किया गया, मतलब एक बार फिर से भारत के अतीत के पन्नों को उलाटा गया और ये जानने का प्रयास किया गया कि हमारा गौरवशाली अतीत कहाँ खो गया है और कहाँ पर हमने कमियां की या गलतियां की, जिसका कि आज हम परिणाम भुगत रहे हैं। इसके बाद देखिए सुधारवादी आंदोलन का जो विकासात्मक स्वरूप था वो दिखाई देता है। मध्यजीवी जो बुद्धिजीवी थे, मध्यवर्गीय जो बुद्धिजीवी थे, उनका अभ्युदय होता है, मध्यम वर्ग के लोग थे। और तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। आप समझ रहे हैं कि ये जो दौर है ना आधुनिक राष्ट्रवाद का, ये विश्व में भी अशांति का दौर है। मतलब आप चलेंगे 1900 के बाद और विशेष रूप से 1910 के बाद, तो 1910 के बाद अशांति बहुत तेजी से बढ़ती है और उसके बाद 1913 के आसपास विश्व युद्ध में सब लोग कूद पड़ते हैं, पूरी दुनिया लड़ने में व्यस्त हो जाती है। उसके बाद ये चीज़ें शांत नहीं होती। मतलब यहाँ पे होता यह है कि जो युद्ध प्रथम विश्व युद्ध होता है वहाँ जर्मनी के साथ अन्याय किया जाता है। ये जो मित्र राष्ट्र हैं ये अपने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जर्मनी के साथ और हिटलर के पूरे जो हिटलर की कौम थी उसके साथ इन्होंने कैसा बर्ताव किया था ये सच में निंदनीय है। अगर आप विश्व इतिहास को पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि जितना गुनाहगार हिटलर नहीं था उससे ज़्यादा गुनाहगार अमेरिका था, या जो मित्र राष्ट्र थे वो थे। तो यहाँ पर आप देखिए जो विश्व युद्ध की तनावपूर्ण स्थितियां थी उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ता है, क्योंकि हम विश्व में ही रहते हैं, विश्व से बाहर नहीं है। तो ऐसे में यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे देश की जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी या सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां थी उसको प्रभावित करती हैं। वो दिया हुआ है। अंग्रेज शासकों की प्रतिक्रियावादी चिंता नीतियां और जातीय अहंकार, ये सब चीज़ें यहाँ पे इनकी कब्र खोदने का और हमें उकसाने का काम करती हैं, वो सब हमने देखा। अब यहाँ देखिए कांग्रेस के गठन से पहले यानी 1885 से पहले जो इससे पहले वाली राजनीतिक संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे प्रश्न बने हैं, बार बार पूछा जाता है, इसे देख लीजिएगा। देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के गठन से पहले भी कुछ दल हुआ करते थे, भले ही उनका दायरा बहुत बड़ा ना हो लेकिन होते थे। तो उसमें आप 1836 का देख रहे हैं बंग भाषा प्रकाशक सभा, उसके बाद 1838 जमींदारी एसोसिएशन, इसके बाद 1843 ये जमींदारी एसोसिएशन ये अपना ही जो हित होता था उसको साधते थे, मतलब ये अपने फायदे के लिए करते थे। उसके बाद 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके बाद 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद 1867 पूना सार्वजनिक सभा 1867, उसके बाद 1875 इंडियन लीग, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं। और इसी क्रम में आगे चले तो यहाँ पे 1876 आपको दिखाई देगा और 1876 में कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन ये दिखाई दे रही है। 1884 को देखिए मद्रास महाजन सभा और 1885 को अगर आप देखें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है इसका दर्शन आप कर लीजिए। तो ये जितने भी संगठन आपने देखे इसे एक बार फिर से एक साथ देख लीजिएगा। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के गठन से पहले वाले, कांग्रेस के गठन से पहले इनका अस्तित्व था। इसमें से कुछ जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बाद में विलय हो जाते हैं और कुछ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कुछ चलते रहते हैं, ऐसा होता है। इसके बाद अब आगे चलते हैं तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें भारतीय परिषद अधिनियम देखिए। जब आप लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ना शुरू करते हैं, एम लक्ष्मीकांत मतलब इंडियन पॉलिटी, तो उसमें पहला जो चैप्टर है वो आपको दिखाई देता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी पूरा इतिहास आप देखते हैं। और वो इतिहास क्या होता है, वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ही एक हिस्सा होता है जो कि पॉलिटी में हमें पढ़ना अनिवार्य होता है।
मतलब जितने भी पीछे के अधिनियम हैं वो हम लोग उठाते हैं 1600 ईस्वी से, सन 1600 से देखना शुरू करते हैं कि कैसे चार्टर बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद वो आज्ञा पत्र लेकर ये भारत में आते हैं, भारत में व्यापार करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे प्लासी और बक्सर के बाद इनका शासन स्थापित करने का सिलसिला स्टार्ट होता है, तो उसमें आप 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था यानी विनिमयन अधिनियम, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब वो पहला प्रयास था कि कंपनी के जो काम है, जो गतिविधियां हैं, उसको नियंत्रित किया जाए या उसका विनिमयन किया जाए, मतलब उसे एक कंट्रोल में, ढांचे में ढाला जाए। तो यहाँ शासन करने वाली प्रवृत्ति दिखाई देती है। उसके बाद आपको तरह तरह के अधिनियम जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट है या जो यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट है वो दिखाई देते हैं। चार्टर एक्ट एक के बाद एक आते हैं। उसके बाद भारत शासन अधिनियम है, ये सब आते हैं। तो उनके प्रावधान आपको देखने हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। मतलब ये आपको हिस्ट्री में भी मदद करेंगे और पॉलिटी में भी मदद करेंगे, और इससे एक प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा, चाहे वो हिस्ट्री में बने या पॉलिटी में बने, चाहे आप यूपीएससी देने जा रहे हो या यूपीपीसीएस या कुछ और भी देने जा रहे हो, प्रश्न तो बनना पक्का है। तो ऐसा गेस वर्क यहाँ पे आप करके इसे देख सकते हैं। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। अब ये जो 1892 का एक्ट था, इसमें लॉर्ड डफरिन के काल में, यहाँ पर हम उन्हीं अधिनियमों को देखेंगे जो कि इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पॉलिटी वाले जितने हैं सबको उठाकर नहीं देखना है। तो देखिए, इसमें 1892 वाला जो है, लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की जो दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता है, उसके कारण विवश होकर अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार को एक अन्य अधिनियम पारित करना पड़ा। और यह जो अन्य अधिनियम है, इसी को कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। प्रमुख प्रावधान क्या है? असल में डफरिन का सौजन्य था, डफरिन के ही सौजन्य से, मतलब अंग्रेजों की मर्जी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अंग्रेजों का ऐसा मानना था, विशेष रूप से डफरिन का, ये उसी के दिमाग की उपज थी। ए.ओ. ह्यूम तो यहाँ पे मोहरा थे, उन्होंने ढांचा बनाने का काम किया था, वो एक प्रशासक थे भूतपूर्व। फिलहाल तो डफरिन ने ऐसा सोचा कि यह जो विद्रोह की आग अंदर अंदर खौल रही है, मतलब 1857 का पीछे वाला सबक तो इन्हें मिल ही चुका था, और इन्होंने देखा कि गुस्सा जब हद से ज़्यादा भड़क जाता है तो क्या होता है, वो परिणाम ही देख चुके थे। अब यहाँ पे डफरिन का ऐसा मानना था कि वो गुस्सा फिर से एक बार तैयार हो रहा है, मतलब प्रेशर फिर से बन रहा है। तो ये जो प्रेशर है, ये इस पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये किसी भी समय भड़क सकता है, फट सकता है। तो यहाँ पर एक सेफ्टी वाल्व लगाने की आवश्यकता है, और इसीलिए ये जो राष्ट्रवाद का प्रेशर यहाँ पे खोल रहा था, प्रेशर कुकर तैयार था और सीटी देने वाला था, तो उसके अंदर एक सेफ्टी वाल्व लगा दिया गया ताकि वो फटे ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस की स्थापना होती है, और उसके पीछे जो चाल थी या सोच थी वो ये थी कि कांग्रेस में जितने भी अभिजात्य वर्ग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जो राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय लोग हैं, जो कि लोगों को बताते हैं कि तुम गुलाम हो और आज़ादी के लिए लड़ो, तो इस प्रकार के जो लोग हैं ये पार्टीवार हो जाएंगे, यानी पार्टी में चले आएंगे, तो ये सरकार के भक्त बन जाएंगे और ये अपनी राजनीति में व्यस्त हो जाएंगे। फिर लोगों की ओर से इनका ध्यान हटेगा, तो लोगों को यहाँ पे उकसाने वाला या जागृत करने वाला कोई रहेगा ही नहीं, तो आंदोलन क्या खाक भड़केगा। ऐसा डफरिन का सोचना था, लेकिन होता है उल्टा। कांग्रेस जब स्थापित होती है तो वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर देती है। हालांकि शुरुआत में नरमपंथी लोग जो रहते हैं वो गृह शासन की मांग जरूर करते हैं कि मतलब अंग्रेजों से हमें आज़ाद नहीं होना है, उन्हीं के अधीन एक सत्ता की स्थापना करनी है, ऐसा वाला। लेकिन धीरे धीरे करके वो भी गायब हो जाता है, और समय के साथ ये सब ओवरऑल मिलकर एक राष्ट्रवादी आंदोलन का रूप धारण कर लेता है, जो कि भारत छोड़ो के रूप में अंतिम रूप से पूर्णाहुति होती है। तो ये पूरा कांग्रेस का समय। तो डफरिन ने ये सोचा कि भाई कांग्रेस फायदेमंद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कांग्रेस लोकप्रिय हो जाती है। लोकप्रिय क्यों होती है? क्योंकि ये जनता के लिए काम करती है। और उसके बाद विवश होकर अंग्रेजी सरकार को यहाँ पे एक अधिनियम पारित करना पड़ता है, और वो है 1892। तो इसके जो प्रावधान है उन्हें देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक एक स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम के द्वारा, ये जो अधिनियम था, इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार कर दिया गया, और केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों में 4 सदस्यों की वृद्धि कर दी गई। मतलब पहले जितने थे उसमें 4 और बढ़ा दिए गए। नई व्यवस्था के हिसाब से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे। मैक्सिमम यहाँ पे हम कितना रख सकते हैं? 16 रख सकते हैं, और कम से कम कितना रखना है? 10 रखना है। पहले ये कितने थे? 6 और 10 थे, मतलब न्यूनतम 6 थे और अधिकतम 10 थे। तो संख्या में बढ़ोतरी की गई, यानी यहाँ पे कार्यभार और क्षेत्र भी बढ़ने वाला था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भारत में स्वीकार किया। ये जो अधिनियम था, इसी के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पहली बार भारत में स्वीकार किया। इस प्रकार के जो पहली बार स्वीकार करने, पहली बार प्रावधान करने, ऐसे प्रश्न बनते हैं। भारतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी जो सदस्य थे, उनका मनोनयन बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों के द्वारा किया गया, और सदस्यों की अनुशंसा विश्वविद्यालयों, नगरपालिकाओं, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा की जाती थी। मतलब कहाँ कौन से सदस्य रखे जाएंगे, कितने सदस्य होंगे, इसकी अनुशंसा करने वाले जो यहाँ पे धड़े हैं उनको आप देख रहे हैं। इसके बाद इस अधिनियम द्वारा विधान मंडलों के सदस्यों को निर्धारित नियमों के तहत बजट और वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार प्राप्त हो गया। यह अधिकार कैसा है? एक लिमिटेड है, बाद में ये बड़े पैमाने पर हो जाएगा। उसके बाद विधान मंडलों के सदस्यों की जो सार्वजनिक हित थे, उनके मसले पर प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हें मिल गया। अब देखिए, इसमें कुछ चीजें और हैं। तो चीजें क्या हैं? यहाँ सीमाएं हैं। भारत की विशाल जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय विधान परिषद में, भारत की आबादी अच्छी खासी थी उस समय भी, लेकिन उसके अनुपात में केंद्रीय विधान परिषद में केवल 4 सदस्यों की वृद्धि करना ये उपहासजनक है, यानी एक तरह से हास्यास्पद है। मतलब आप क्या कर रहे हैं? वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है।
उसके बाद विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुत बड़ा एक गुट हुआ करता था। निर्वाचन की व्यवस्था नाम मात्र थी, मतलब पहले से यहाँ पे बने बनाए लोग मौजूद थे और निर्वाचन वाली पद्धति बहुत छोटे दायरे में थी। इसके बाद पुनर्गठित केंद्रीय विधान परिषद जो है उसकी बैठक अपने पूरे कार्यकाल में यानी सन 1909 तक यानी जो अगला वाला है जिसे कि आप पार्लियामेंट रिफॉर्म कहते हैं, वहां तक सिर्फ 13 दिन प्रतिवर्ष के वार्षिक औसत से आयोजित हुई थी। 13 दिन प्रतिवर्ष यानी एक वर्ष में सिर्फ 13 दिन ही चल पाती थी। तो आप समझ लीजिए कि पूरे साल भर में यानी 365 या 66 दिन में सिर्फ 13 दिन के लिए कोई चीज चलती है, कोई सभा जो है आयोजित होती है, तो उसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है? वो कुछ सार्थक काम कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो वही बात थी। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने और मतदान में भाग लेने का अधिकार ही नहीं था, ये भी एक समस्या है। सदस्य जितने भी थे उनको पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था, प्रश्न ही नहीं पूछ सकते थे और न ही वो विमर्शित प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। तो आप बताइए कि जब यहाँ पे प्रश्न उत्तर ही नहीं होगा तो समस्या का समाधान कैसे होगा? उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सारांश को, तो ये जो सारांश है इसे देखेंगे अगले लेक्चर में। इसमें ये देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, फिर उसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, उसके पीछे कितने लोगों के विचार होते हैं, ये सब देखना शेष है। और आज़ादी की जो घमासान लड़ाई है वो छिड़ने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।